फर्स्ट टाइम प्रेशर ओके को भी देंगे। देखो बैठो, फर्स्ट हमने क्या देख लिया था, द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। अगर किसी चीज पे ये देखो परपेंडिकुलर फोर्स लगा, परपेंडिकुलर फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो इस पर क्या पड़ रहा है, थ्रस्ट। अगर मैं ऐसे लगाने लग जाऊं तो नहीं है थ्रस्ट, ऐसे होना चाहिए। बात समझ में आई? परपेंडिकुलर फोर्स होगा तो क्या कहलाएगा, थ्रस्ट। सही है। व्हाट इज प्रेशर? ठीक से बोलो। Pressure, that is thrust acting per unit area is called pressure। कहने का मतलब है व्योम प्रेशर का क्या फार्मूला होगा, 1 मीटर नहीं, एरिया। जब एरिया से तुम डिवाइड कर दो कि अपने आप ही 1 मीटर का आ जाएगा। अगर 2 मीटर स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दो तो क्या 1 का नहीं आ जाएगा? तो थ्रस्ट अपॉन एरिया, गिवन एरिया, तो उसको क्या कहेंगे, इट इज नोन एज प्रेशर। जैसा कि इसके फार्मूले से पता है, इसे न्यूटन और इसे क्या कहेंगे, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो गई, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे बोलेगा। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर नहीं बोला जाता, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही चीज जब ऊपर चली जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। या इसी चीज को पास्कल भी कह सकते हैं, या इसी चीज को पास्कल, ये सब एक ही चीज है। थ्रस्ट वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि वो आप जब फिक्स करिए ना प्रेशर परपेंडिकुलर ही लगेगा, तो इसको ज्यादा हमें लॉक करने की जरूरत नहीं, बस परपेंडिकुलर है तो है। चल देखो अदिति, प्रेशर को तू वैसे भी डिफाइन कर सकती ना, जैसे ये बॉल है और हर जगह प्रेशर उतना ही होगा। बॉल में सेंटर से लग रहा होगा कि नहीं, जो हवा होगी अब वो इसमें परपेंडिकुलर लग रही होगी, वही तो प्रेशर होगा। तो अब हर जगह तो डायरेक्शन कोई बताएगा नहीं, यहाँ ऐसे वेक्टर थोड़ी ना बताया जाता है, इसलिए इसको वेक्टर नहीं होगा। भाई हर जगह तो तुम नहीं बताओगे तुम्हारे साइकिल में प्रेशर पड़ रहा है परपेंडिकुलर अंदर से हवा का, तो तुम हर बार ऐसे ऐसे करो, क्या वेक्टर अलग अलग दिशाओं में बताया जाता है क्या? इसलिए बोला था तुम्हारे साइकिल का जो प्रेशर है, तुम आ जाते हो तो उससे क्या कहते हो, भैया मेरी साइकिल में 35 psi प्रेशर डालना, यही तो बोलती हो पर स्क्वायर इंच का। बोलेगा मैम 30 डाल दो, नो 35 डालिए, पैसा दे रहे हैं आपको उतने का, तो जितने psi डलवाना होता है डलवा लीजिए। वो उसका एक ये पर स्क्वायर इंच psi में प्रेशर पड़ता है। अब ये देखो, तो प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, और जबकि थ्रस्ट क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इंद्रजीत थ्रस्ट की यूनिट बताओ, प्रेशर की यूनिट बताओ, 1 पास्कल को डिफाइन करो। सर 1 पास्कल सर 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। That is, if 1 Newton thrust is acting on 1 meter square area, then the pressure acting on that object is said to be 1 Pascal. कृपया रिपीट करो। अब इसमें क्या है, इसमें तो पूरे समय प्रेजेंट रही हो ना क्लास में। तुम कितनी शाई नेचर की हो, शाई हो कि आता नहीं है, हम पहचान ही नहीं पा रहे पिछले 1 महीने से तुमको। मतलब क्या शर्मीली हो कि दम हो, क्या चाहिए?
फोर्स को बोल रहे प्रेशर रिपीट करो निष्ठा सही है अभी थोड़ी देर कृपा फिर पूछेंगे आप यही सवाल देखो 1 पास्कल यहाँ पर तुमको मालूम है प्रेशर क्या होता है थ्रस्ट अगर 1 न्यूटन का थ्रस्ट लगा दो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में तो इस ये क्या आ जाएगा क्या 1 पास्कल आ जाएगा सो इफ 1 न्यूटन thrust is acting on 1 meter square area then pressure acting on it is 1 pascal okay question number देखो 9.6 example number it says a block of wood is kept on the tabletop ये KV1 और KV2 की डेट शीट भेज देना आ गई हो तो आप उसी ग्रुप में भेज देना और एयरफोर्स की भी एयरफोर्स का भी आने वाला क्या 27 सितंबर के आसपास चलो डेट शीट आ जाए तो भेज देना ओके सर चलो अब देखिए ए ब्लॉक ऑफ वुड इधर ध्यान दो एक ऐसा ब्लॉक ऑफ वुड है और जिसका कौन सा जो बेस है बेस की साइड्स की मेजरमेंट बताओ देख के 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर तो ये जितना भी इसका वजन है क्या इसी एरिया में पड़ रहा होगा डाउनवर्ड अच्छा इसका मास कितना दिया है 5 kg तो 5 kg अगर इसका मास है तो बोलो इसका वेट कितना होगा वेट का कोई फार्मूला है मान्या बताओ आदित्य बताओ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg वेट का क्या फार्मूला है mg mg मास है 5 kg और g कितना है 9.8 5 into 9.8 अगर तुम 40 किलो के हो तो तुम 40 में 9.8 से मल्टीप्लाई कर लेना यही तुम्हारा वेट है और वो वेट न्यूटन में होगा समझ में आ गई बात तो वेट का फार्मूला क्या होता है mg सही तो इस पूरे वुडन ब्लॉक का वेट जो होगा वो क्या होगा कितना आ गया 49 इट इज 49 न्यूटन तो ये नीचे की ओर लग रहा होगा 49 न्यूटन और इसका एरिया निकालो अच्छा एरिया क्या होता है बताओ किसी चीज का लेंथ इनटू लेंथ को भी मीटर में बताओ और ब्रेथ को मीटर बताओ 20 सेंटीमीटर को मीटर बदलो अच्छा बताओ यार भी बोलो 0.20 बोल सकते हो 100 से डिवाइड करना भाई सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करना है बोलो 100 से तो 20 सेंटीमीटर इनटू 10 सेंटीमीटर अब जिसे ना आता हो तो वो यहाँ लिखे 20 सेंटीमीटर इनटू 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर तुमको मालूम है ये चीज बनी है क्योंकि 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर एक ही होते हैं क्या लेकिन ऐसा कर देने से क्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट के मीटर में आ जाएगा भाई जिसको ना आता वो ऐसे करे अच्छा 10 सेंटीमीटर इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करो ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो कि ऊपर नीचे सेम और नीचे वाला कट जाता हो तो कट गया कि नहीं और 2 जीरो से दो जीरो कटेगा तो नहीं एक ही जीरो कटेगा तो हम काटेंगे नहीं 20/100 क्या होगा तो 0.2 मीटर इंटू 0.60 कितना आ जाएगा तो 0.02 मीटर स्क्वायर क्योंकि 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा ना अच्छा बताया आप इतनी बात समझ आएगी नहीं तो प्रेशर क्या हो जाएगा सृष्टि थ्रस्ट अपॉन एरिया वैल्यू बताओ क्या क्या रखें 49 न्यूटन अपॉन सही है 49 न्यूटन और 0.2 मीटर स्क्वायर जरा
49 में डेसिमल हटा के 2 जीरो तो बढ़ा ऊपर, तो क्या नीचे सिर्फ 2 ही बचेगा, और ये पास्कल हो गया। 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 2450 पास्कल। पास्कल। तो पहले केस का ही प्रेशर, इसलिए इसमें ए डाल दो। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या बताया है, 40 इंटू 20 है, 40/20। तो ये ब्लॉक ऐसे रखा है, ये 40 सेंटीमीटर है कृपा, ये 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर को मीटर बदलो, रुक जाओ बताने दो। 0.4 मीटर, तो 0.4 मीटर, ये 0.2 मीटर, तो ये भी 5 किलो का है, बस उसको लिटा दिया गया। तो 5 किलो का है, वेट का फार्मूला बताइए सृष्टि। mg, that is 5 into तो 49 न्यूटन, और एरिया इट इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, 0.4 into 0.2। सृष्टि आंसर बताओ। 0.2 तो अच्छा बताती हो। नाउ प्रेशर क्या हुआ, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट कितना है 0.08 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 49 के आगे 2 जीरो लगा दो, क्योंकि हम डेसिमल हटाएंगे ना। अब 8 से डिवाइड करो, 8 से करो जरा 49 100 को, तो 8 6 जा 48, 1 बचा, 8 1 is 8, और 8 2 जा 16, 4 बच गया, 8 5 जा 40, that is equals to 612.5 Pascal। 612.5। चलो, that ये तो हमने दोनों केसेस में देख लिए कि क्या क्या होता है। अब देखो कि why it is advised to have school bags having thick straps। बहुत मोटे मोटे चौड़े चौड़े ऐसे स्ट्रैप्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है, थिक क्यों होते हैं। सो क्वेश्चन है why school bags are having thick, जो थिक होगा, एंड ब्रॉडर चौड़े straps। Now we know that pressure is equals to force upon area। thrust भी एक force ही है। If area is more then the pressure will be less। आप देख लो यहाँ एरिया ज्यादा था, तो एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम हुआ कि ज्यादा, कम हो गया। और जिसमें कम एरिया था उसे प्रेशर, जिसमें ज्यादा एरिया कम हुआ, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एज pressure is inversely proportional to area. So if area increases, then sorry, if area increases, then pressure decreases। एरिया बढ़ा दो तो प्रेशर कम होगा। तो क्या चौड़े पट्टे लगा के, अगर तुमको चौड़े पट्टे ना दिए जाते स्कूल में और मम्मी कहती है तार लगा दो लोहे का पतला सा तार, तो क्या होता है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है?
मान लो 20 किताब ले जाओ, महीन सा लोहे का तार हो गया तो निशान में जब अंदर ही चला जाता। तो दैट एरिया इंक्रीजेस सो प्रेशर डिक्रीजेस, हेंस द स्ट्रैप्स, ठीक है, टू रिड्यूस प्रेशर ऑन शोल्डर्स, जो शोल्डर्स हैं उनमें प्रेशर को कम करने के लिए क्या होगा, दैट इज द स्ट्रैप्स आर मेड ब्रॉडर टू रिड्यूस प्रेशर ऑन शोल्डर्स। फिर इससे फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसमें। The straps are made wider. Broader, चौड़े बनाए जाते हैं। ब्रॉड का क्या मतलब है? चौड़े। अब देखो, प्रेशर इन फ्लूइड, if some object is immersed partially or fully in water, then it experiences an upward force. अगर तुम एक स्विमिंग पूल में जाओगे तो तुम पानी में रहोगे, कुछ लोग तो तैर भी लेते हैं सपोर्ट फोर्स की वजह से, नहीं तो ऐसे खाली बोतल भी डाल के देखो, तुम पानी में पूरा अंदर डालोगे तो वो डप से ऊपर आ जाएगी। बैलून डाल के देख लो, फूला हुआ बैलून जाएगा क्या? तो इसका मतलब है अगर किसी भी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी फ्लूइड में इमर्स कर दिया जाए, if it is partially or completely immersed in water, then it experience an upward force. That force is known as buoyant force, and this is known as buoyancy. इस चीज को क्या कहते हैं? buoyancy. उस चीज को. So when a body is partially or fully immersed in liquid, सर एयर में नहीं होगा, सर फ्लूइड तो एयर की है, फ्लूइड में भी होता है, तभी तो बैलून उड़ जाता है। फ्लूइड लिखो, फ्लूइड है क्योंकि हवा में भी तो कई लेयर हैं, सबसे नीचे CO2 की है, फिर O2 की है, फिर N2 की है, और फिर उसके बाद H2 की, फिर हीलियम। ऐसे O3 तो है। हाँ? O3 तो है। वो थोड़ी है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में मतलब है आगे चल के, लेकिन जो हमारी इमीडिएट एटमॉस्फेयर है ना 80 पर है स्ट्रेटोस्फीयर, 80 किलोमीटर पर। हीलियम सबसे सबसे ऊपर ही। मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो उसमें जो बैलून है वो सबसे ऊपर फ्लोट करता हुआ निकल जाता है। फिर भी आप फ्लूइड ले रहे हैं तो मेनली हमें ज़्यादातर यहाँ लिक्विड से ही काम है, ओके। तो इफ इट इज पार्शियली और कंप्लीटली, या तो आंशिक रूप से उसको डुबोया जाए या फिर पूरी तरीके से, तो इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। इस पर कैसा फोर्स लगेगा? ऐसा तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ना। सो इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड, स्नेहा, इस फोर्स को क्या कहेंगे? तो नहीं रही चीजें, ये देखिए बुक खुला होता तब भी बता देती कि 2 बार आदमी पढ़ लेता है। इट इज कॉल्ड, ठीक है, buoyant फोर्स। तुम्हें बिल्कुल तुम संकोच मत किया करो, तुम्हें नहीं आता इंग्लिश में बोलो सर उत्प्लावन बल कहते हैं, आप हिंदी में बताओ। लिख दीजिए। बिल्कुल तुम ऐसा कुछ ना सोचो कि यहाँ हिंदी है, हम लोग हिंदी राशि हैं, तुम हिंदी में बता दिया करो। That upward force is called buoyant force and this phenomena is called buoyancy. इस phenomena को क्या कहेंगे? buoyancy। चलिए अब देखो, इसके बारे में एक आर्किमिडीज ने जो buoyant फोर्स है कि कितना लगेगा, इस पर आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया। लेट अस सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
देखो आर्किमिडीज भी एक यूनानी वैज्ञानिक थे, ग्रीक साइंटिस्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ओके। और इनको राजा ने एक बार सोने का मुकुट दिया था, बोला पता लगाओ ये असली है कि नकली है। तो अब टूटना नहीं चाहिए, बोले तोड़ के नहीं करना, जरा सा भी ना टूटे। जौहरी ने दिया है, हम चाहते हैं जरा सा भी घिसना भी नहीं कहीं, ऐसे ही पता लगाओ। तो इन्होंने अपने प्रिंसिपल से ही पता लगाया। एक बार इस स्विमिंग पूल में बाथ टब में नहा रहे थे, देखा कि इनको ऊपर की ओर वो फ्लोटिंग मिल रहा है। तो वो फिर पता, बोले इसी से तो हम सोने का पता लगा लेंगे इसकी प्योरिटी की असली है कि नकली। सिर्फ फ्लोट कर रहा है, तो उससे उन्होंने पता लगा दिया उसकी प्योरिटी के बारे में। और फिर ऐसे ही बिना कपड़े रास्ते में दौड़ पड़े, यूरेका यूरेका, आई हैव गॉट इट, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। और संसार में वो नियम बना आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझ में आई बात कि नहीं? तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अब जैसे किसी ने बोला इनसे, आइंस्टीन से, कि सर प्लीज शो योर टिकट, तो आइंस्टीन देखे टिकट कहाँ से लगा, जर्मनी में कहीं जा रहे थे, लक्समबर्ग कहीं जा रहे थे, तो फिर उसमें टिकट नहीं था। बोले सर आई कुड रिकॉग्नाइज यू आर मिस्टर आइंस्टीन, यू वुड हैव परचेज योर टिकट, सो प्लीज डू नॉट शो मी, इट इज ओके सर। वो चला गया, फिर देखा कि आइंस्टीन, लेकिन देख रहे वो अभी भी उलझे हुए हैं, कहाँ है मेरे टिकट। बोले नो सर इट इज ओके, यू हैव परचेज इट, यू माई हैव परचेज इट, डोंट शो इट। Okay, it is okay with you, but it is not okay with me. If there is no ticket, how could I know that where I have to get off from train? हमको उतरना कहाँ, ये कैसे पता चलेगा? उसी टिकट में तो लिखा है। ये बात, टिकट ही नहीं बेचारे, उनको मालूम ही नहीं उनका प्रोग्राम कहाँ पे। उतर जाए तो वहाँ तो लोग खड़े ही होंगे भीड़, लेकिन उतरना कहाँ? ऐसे उन्होंने, न्यूटन ने टिफिन की जगह मीठा खा लिया, जबकि वो एक्सपेरिमेंट के लिए था। पूछा उनकी वाइफ ने कि खा लिया? बोले सब खा लिया। बोले कहाँ खाया? पूरा रखा। अब ये भी तो खाया, क्या खा लिया? ऐसे ही है। तो इन्होंने क्या बात बताई, देखो ये देखिए, अगर मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट को ये डुबो दिया है, चेक करो, इस ऑब्जेक्ट को जब हमने पानी में डाला तो क्या इसमें से पानी गिर गया होगा? तो जो पानी गिरा होगा, अगर उस पानी का वेट करो, दैट इज मास ऑफ वाटर। पहले मास निकालो, तौल लो, फिर जी से तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। तो जितना इसने पानी डिस्प्लेस किया उसको कहेंगे वेट ऑफ वाटर। क्या कहेंगे? और वो वेट ऑफ वाटर होगा मास ऑफ वाटर और इनटू जी। बोलो बात समझ आ गई? यही जो वेट ऑफ वाटर होगा, इन्होंने बताया कि that is FB, buoyant force is equals to weight of water displaced. Weight of water displaced. तो समझ नहीं आया। फिर से समझो, ये जो इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, उसको कहते हैं buoyant force। FB से जैसे हमने दिखाया ना, इसको क्या कहते हैं? इस फोर्स को FB, buoyant force कहेंगे कि नहीं? तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स किसके इक्वल है? The upward force acting on a partially or fully immersed body in a liquid is equal to the weight of fluid displaced by। हम लोग जनरली वाटर में करेंगे, अब दूसरा फ्लूइड कहाँ से लाएंगे? लेकिन जो सिस्टम है, जो सिद्धांत है, वो किसी भी फ्लूइड के लिए, और भी कोई तुम तेल में भी रख सकते हो, किसी भी, सही। तो अब वेट ऑफ वाटर कितना है बताओ? mWg। तो इसके ऊपर अपवर्ड कितना फोर्स लगेगा? अगर पानी का बहुत बड़ा जहाज बहुत सारा पानी हटा देता है, भाई जितना अंदर जाएगा उतना ही तो पानी हटाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये इनका नियम है। इस चीज को लिख ले सृष्टि, फिर एक बार और बताएं। इन्होंने कहा है द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड, पार्शली किया हो या फुली। अगर वो भारी है पानी से तो डूब जाएगा, फुली हल्का है तो तैरेगा। लेकिन सभी के ऊपर तो एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, सही है कि नहीं? तो
जो भी अपवर्ड फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर नहीं। वेट क्या चीज होती है? m इंटू जी। ठीक है, एक बार हम बोलोगी द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट partially or fully immersed in liquid is equal to the weight of water displaced by it. The upward force acting on an object partially or fully immersed in it is equal to weight of water displaced. बहुत अच्छा हो गया। एक बार आप The weight of water, weight of objects in the water is ये लिखा तो है। हाँ, यहाँ पर कहाँ था? आपके में नहीं लिखा है क्या? अच्छा, हमारी बुक में तो लिखा है। चलो ठीक है, बताओ। Then it is equal to the वही चीज़ है, यही चीज़ है। बोलो, बताओ, आप बताओ। डेंसिटी बात में यही है इनका प्रिंसिपल। अब इसमें बहुत कुछ बता देंगे, बस यही चीज़ बताओ आप। बोलो। Force acting on an object which is partially or fully immersed in liquid is equal to the weight of water displaced. किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल यदि वो वस्तु पूर्णतः और आंशिक रूप में किसी द्रव्य में डुबोई गई हो, उसके द्वारा विस्थापित जल के भार के समान होता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। लेट अस राइट इट, जो अर्चिता ने बताया बहुत अच्छा बताया है। देखो, दैट इज द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो कि कैसे डुबोई गई हो बताओ? पार्शियली और फुली immersed in a liquid is equal to, ये किसके इक्वल होगा? It is equal to weight of water displaced by it. आगे देखो कि क्वेश्चन देखो, अ प्लास्टिक एक कोई प्लास्टिक का क्यूब है, व्हेन पुट इन वाटर, पानी डाल दिया, इट डिस्प्लेसेस, ये कुछ डिस्प्लेस करेगा, मान लीजिए 200 ग्राम वाटर, 200 ग्राम वाटर डिस्प्लेस करेगा। आपसे पूछा गया है कि फाइंड इट्स बियॉन्ड फोर्स, दो चीज पूछी गई, और सेकंड फाइंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और थर्ड पूछा गया है फाइंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, 1.96 मीटर। सारी चीजें समझे। तो ये यही केस है। मान लीजिए हमने कोई प्लास्टिक का क्यूब लिया, और प्लास्टिक के क्यूब को हमने पानी में डाल दिया, तो क्या होगा बताओ? 1.96 मीटर। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक प्लास्टिक के क्यूब्स हैं, तो इसको मैंने पानी में डाल दिया, ये देखो, ये पानी में डाल दिया। ये तो जो भी हो, ये तो थोड़ा भारी है प्लास्टिशीन का, लेकिन कोई और होता प्लास्टिक तो तैर जाता। ठीक है, ये मटेरियल थोड़ा अलग है। तो मैंने अगर प्लास्टिक का क्यूब किसमें डाल दिया, तो इसने कुछ, अगर मैंने इसको अप टू द ब्रिम भरा होता, इसके मुहाने तक, देन इट वुड हैव डिस्प्लेस वाटर। अभी तो इसने डिस्प्लेस किया, लेकिन वो ऊपर चला गया। लेवल इंक्रीज किया। डिस्प्लेस तो किया होगा, लेवल इंक्रीज हुआ है। वो जब कहीं पर भी वो अंदर जाएगा, तो क्या वहाँ का पानी हटाए बिना चला जाएगा? कोई भी चीज़ तुम भीड़ में घुस रहे लोगों को हटाओगे तब तो जाओगे।
तो कोई चीज़ पानी के अंदर जाएगी तो क्या बिना हटाए चली जाएगी कि हटा के जाएगी? तो जो हटाएगी तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। अच्छा, अगर मैं इसी प्लास्टिक को, देखो दो चीजें हैं, एक ये प्लास्टिक और एक बोलो, देखो इन दोनों को एक में अलग से डाल रहा हूं, एक इसके अंदर डाल रहा हूं, तो दोनों में ये जल्दी गिर जाएगा, धीरे धीरे गिरेगा, ऐसा होगा कि नहीं? एक पानी में डालें और एक कहाँ डालें बताओ? अलग। तो तुम पानी में डालोगे और इसमें, ये देर में गिरेगा क्योंकि इस पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा था। अगर किसी भी चीज पे अपवर्ड फोर्स लगेगा तो क्या वो उतने स्पीड से गिर पाएगा? नहीं गिर पाएगा। ग्रेविटी भी लग रही है और क्या लग रहा है? अपवर्ड फोर्स। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब देखो तो सबसे पहले का आंसर दो, पूछा जा रहा है कि बियॉन्ड फोर्स, तो बियॉन्ड फोर्स किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ वाटर, मास नहीं, इसके इक्वल वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वेट का हर सीधा क्या फार्मूला है? W का। बहुत अच्छा, तो मास भी तुमको वाटर का ही लेना पड़ेगा और इनटू g। मास कितना दिया? 0.2 kg। 0.2 kg, ऐसा ही तो बोलना पड़ेगा ना, 0.2 kg, क्योंकि 200 ग्राम वो क्या लिखोगे? इनटू 1 kg और अपॉन 1000 ग्राम। बोलो ये बात सिस्टम समझ में आई? यूनिट फैक्टर में ऐसा लिखो, केजी में बदलना तो दोनों सेम हो, ग्राम ग्राम कट के अपने केजी में आई जाता है। तो ग्राम से ग्राम कटा और 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2/10 कितना होता है? 1.96 न्यूटन। अच्छा, इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 96 न्यूटन। तो बोलो ये तो तुम्हारे पास आ गया एफबी, तो एफबी का आंसर क्या हो गया बोलो? 1.96 1.96। इस पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है। अच्छा ये बताओ, इस पर ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तुम इस प्लास्टिक को मत मानो। ऐसे तो तुमने एक्सपीरियंस किए होंगे ना, हल्की प्लास्टिक भी होती है, कई डेंसिटी की प्लास्टिक आती है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये प्लास्टिक तैर रही होगी तो क्या इसका वेट नीचे लग रहा होगा और अपवर्ड फोर्स ऊपर, और ये वहां बैलेंस्ड फोर्स से टिकी हुई है बीच में कहीं पे? इसका मतलब है कि दोनों फोर्स इक्वल हैं। ग्रेविटी नीचे खींच रही होगी 1.96 और अपवर्ड फोर्स ऊपर। तो तुमको मालूम है बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, अगर मूव भी करे और एक्सेलरेट ना हो, एक ही स्पीड चले तभी बैलेंस होता है। लेकिन ये तो रुकी है, इससे अच्छा बैलेंस का क्या एग्जांपल हो सकता है? तो इसका मतलब एज ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, इसका क्या मतलब है कि जो अपवर्ड बयान्ड फोर्स है और जो डाउनवर्ड वेट है, क्या दोनों इक्वल हैं? तभी तो फ्लोट कर रही। समझ में आ गई बात? तो जो चीज़ तैर रही है उन सभी केसेस में हमेशा बियॉन्ड फोर्स उसके वेट के इक्वल होगा। बोलो बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? तो सेकंड वाला करो, 0.2 kg हो शायद से। उससे कभी भी नहीं ऊपर हो। ये बहुत अच्छी बात बोली, देखो कितनी बड़ी बात बोल दी अभी ने। 0.2 kg। समझो इस बात को। ये कह रही है कि वेट तो 1.96 न्यूटन है ना। सर अब इन्होंने अदिति ने एक नया कॉन्सेप्ट देखा, सर अगर ये 2 न्यूटन हो जाता तो वो प्लास्टिक हवा में उड़ने लगती, वहाँ उसे पकड़ते, कितना फैसिनेटिंग होता। क्योंकि वो हो गया, जैसे हम कोई चीज़ प्लास्टिक डालें और वो डूबने के बजाय उठ के हवा में, बोले ये अब अपवर्ड हो गया ज़्यादा, जो फोर्स डोमिनेटिंग होगा। ऐसी स्थिति में स्विमिंग पूल में डूबेंगे लेकिन हवाई जहाज की तरह उड़ेंगे। बात समझी कि नहीं? तो फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि समथिंग कभी भी बियॉन्ड फोर्स ऊपर हो ही नहीं सकता। दो ही केस होते हैं, जो फ्लोट कर रही है उसमें वेट के बराबर हो जाए, और जो डूब रही है, अब जैसे सोना है पानी से 19.6 गुना भारी है, तो वो उतना थोड़ी ना डिस्प्लेस कर पाएगा। वो सिर्फ जो भारी चीज़ें हैं वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस करती हैं, और जो हल्की चीज़ें हैं वो अपने मास के बराबर पानी डिस्प्लेस करेंगे। जो तैरने वाली चीज़ें वो किसके बराबर डिस्प्लेस करेंगे? मास के बराबर। फिर वेट निकाल लेंगे, क्योंकि जो इसका मास वही इसका वेट, तभी तो ऊपर नीचे जा रहा है। मास इंटू जी, ये इसका वेट, और वाटर डिस्प्लेस इंटू जी, मास ऑफ वाटर, वो तो दोनों इक्वल है कि नहीं?
अब चला देखो, अभी मैं दिखाऊंगा उस चीज को, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दिया। जो भारी चीजें हैं वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी हटाएंगे। जैसे मरकरी 13 गुना भारी है और ये ब्रास कितने गुना भारी है, ये देखो। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए मैंने दो चीजें आपको बता दी, ये देखो, तो तुमको क्या लगता है ये दोनों ही पानी से भारी हैं, क्या दोनों बराबर पानी डिस्प्लेस करेंगे? हाँ, क्योंकि इसके भारी होने पर भी जितना इसका वॉल्यूम दोनों को डूबना ही है। देख लो, फिर से समझो, ऐसा कभी भी नहीं होगा ये पीतल अंदर जाए और चारों तरफ से कहे तो और हटो और हटो, हम तो भारी हैं, हवा बना के रखो। ऐसा करेगा क्या ये पीतल? जितना जिसका मास जितना वॉल्यूम उतना ही करेगा, और भारी चीज ले आओ तो भी उतना ही करेगा जितना वॉल्यूम है। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? इफ ऑब्जेक्ट इज हैविंग मोर डेंसिटी, देखो दोनों भी भारी है, इतना पानी भारी नहीं होता जितना है, सही कि नहीं? देन इट विल डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। किसके बराबर डिस्प्लेस करेगा? इफ ऑब्जेक्ट इज लाइटर देन इट विल डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। ये से मास दोनों ही नहीं समझना। अगर मान लो हल्का है, हल्का बैलून डाल दिया, बैलून भर के हवा डाल दी, आपने तो देखा अभी बैलून डालना है, पूरी बाल्टी का पानी बाहर फेंक देगा, देखना कुछ नहीं फेंकेगा, वो 2 ग्राम ही फेंकेगा। क्योंकि जब बैलून हल्का है ना तो बैलून क्या करेगा बताओ? बैलून पानी में ऐसे तैरेगा, इतना 2 ही ग्राम हटाएगा बस। सर मतलब बैलून का वेट जितना वो उतना ही वो फेंकेगा। हाँ, इफ द थिंग्स आर लाइटर, जो हल्की चीजें हैं वो हमेशा ये 2 ग्राम की है तो 2 इंटू जी कर लिया, 2 ना करो, चलो उसको आप कहोगे नहीं 2 ग्राम है सर, अब तो ठीक है। जो भी अब तो बैलून का जो भी मास होगा इट इज वेट ऑफ बैलून, तो और इसने कितना पानी हटाया? तो फिर से समझो, इफ ऑब्जेक्ट इज टेंसर इट विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, जितनी जगह उतनी हटा पाए। अभी दिखाएंगे नहीं, 2-3 तरीके के हमारे पास रखे हैं। अगर तुमको क्या लगता है ये सभी क्यूब जो एक से ज्यादा दूसरे और दूसरे से ज्यादा तीसरे भारी हैं, सब भारी हैं, एक से बढ़कर एक भारी, तुमको लगता है कि सब एक ही जैसा पानी हटाएंगे? बताओ, ये तो बिल्कुल हाँ, जितनी जगह के अपने चारों तरफ भी हटा लेंगे, हटो हमारा राजा आ रहा है, हवा बना के रखो, हवा बना लेंगे क्या? तो जो भारी है पानी से ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा भी भारी, कम भारी है, तुम उठा के तो देखो, ब्लेड को देखो कितना भारी है, और ये बल्कि जिंक हल्का है, क्या दोनों बराबर पानी हटाएंगे? हाँ, क्यों हटाएंगे? क्योंकि जितनी जगह है उतना ही तो पानी हटा पाएंगे। सर अगर इनका समझे एरिया बात बड़ा को? कर दे तो फिर ज़्यादा एरिया भाई हमने सबका एक ही साइज लिया है, तो जब सबका एक जैसा साइज लोगे तो क्या सब एक जैसा ही पानी हटाएंगे? जितनी जगह है उतनी तो हटाएंगे, इतना डूबेगा इतना पानी हटा देगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? उससे ज़्यादा कैसे हटा पाएगा? ये जितना डूबेगा, ये देखो इसको आप ऐसे समझोगे कि इसमें एक 5 गुना भारी एक 2 गुना भारी, इतना भी डिफरेंस है। सो लेट अस फाइंड इट आउट। ये देखो, तो ये बिल्कुल पानी में भर दिया तुमने, ये पूरा ऊपर तक ऐसे भरा। अब तुमने एक ऐसा क्यूब लिया और दूसरा ये लिया, जो आयरन है वो वाटर से 5.6 टाइम्स ज्यादा भारी है। वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। फिर से समझो, ये तुमको वो कहाँ गई, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है। देख लो पीछे भी दे लो, इसलिए कितना है बताओ? अगर इतना ही पानी होता, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1, तो इसमें 1 ग्राम ही पानी आएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आएगा? बोलो, ओनली 1 ग्राम वाटर विल कम। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? अच्छा एक बात बताओ, वाटर की डेंसिटी क्या है? सर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। आयरन की डेंसिटी क्या है? इतनी 5.6 इतना भारी हुआ। गोल्ड की डेंसिटी 19.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। बोलो, बात समझ आई? सर ये भी 100% सॉफ्ट होता है। होने दो,
सॉफ्ट और उससे नहीं मतलब है, चीजें कुछ भारी होती हैं और कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। अगर आप ये देखो, इसको उठा के देखो, हल्की लग रही है कि भारी, तो मरकरी, ये मरकरी ये सिर्फ 13 गुना भारी है, इसमें गोल्ड भर लो और भी इसका डबल भारी हो जाए। मरकरी नहीं है हालत है, इतना गोल्ड है ना तुम्हारे पास तो उठाना मुश्किल हो जाए। ये देखो 13 गुना में कितना भारी है, सही नहीं? ये देखो क्या? इसको कुछ नहीं करना, अगर इसका ट्रेस भी चला जाए तो 3 महीने में मौत हो जाए। मेरी 1 महीने ही बचे थे। नहीं करना नहीं। 1 महीने बचे हैं तो अभी अगर जी गए तो तुम जी जाओगे, तुम फिर दुनिया देखोगे नष्ट होते हुए। है भाई, ये बहुत सारा भरा हुआ है। आधा भरा है, पूरा होता तो क्या होता? अच्छा है। आधा भरा ही 7,000 का है। बहुत महंगा होता है, मत जरा सा तो 100 रुपए का मिलता है। कितना सर 100? तो तुम्हें ये पता चला। अब मुझे बताओ, समझो इस चीज को। सर मेरा कहने का मतलब है, 2 लाइन बता रहा हूँ। ये बहुत भारी है और मैग्नीशियम कितना हल्का, छू के देखो, उससे कितना हल्का, फुलझड़ी वाला। अब जरा देखो, अब देखो फिर से समझो। सर तुमको ये बात बता दी, इफ ऑब्जेक्ट इज, 2 तरीके का ऑब्जेक्ट दिखाना। ये प्लास्टिक का भी क्यूब ले लिया, ये समझो, ये किसका क्यूब है? प्लास्टिक। इसकी डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलो ये लेस डेंसर है पानी से कि मोर डेंसर? तो ये है प्लास्टिक, ये गोल्ड है और ये क्या है? आयरन। तो अगर आयरन और गोल्ड एक ही आकार के पानी में डुबो जाए, ध्यान दो बेटा, अगर इनको डुबोया जाए तो तुमको क्या लगता है किस में ज्यादा पानी गिराएगा? क्योंकि ये तो डूब जाएंगे, जितनी जगह उतने गिराएंगे, दोनों ही भारी हैं। इफ ऑब्जेक्ट हैज मोर डेंसिटी देन वाटर देन इट विल डिस्प्लेस, कितना पानी गिराएगा? किसकी? किसके? वॉल्यूम, जिसकी जितना उसका आयतन है, जितनी जगह घेर रहा है। बात समझ आएगी नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये और ये दोनों 40 किलो की हैं और दोनों ही पानी में डूब जाएंगे। ये 40 की है, 42 की, लेकिन दोनों का अगर बॉडी शेप एक ही जैसा है तो दोनों उतना ही पानी गिराएंगे जितनी जगह ये घेरती हैं। बस है कि नहीं? अब इनकी बॉडी में ये हल्का हल्का खाती हैं, ये रुई के फाये खाती हैं और ये मटन चिकन खाती हैं। इनका जो मीट सॉलिड है भाई, भारी है, ये इनका हल्का फुल्का है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर एक जैसा ही बॉडी शेप हो, ये आपको तुमको क्यूब दिखा दिया, समझो इस बात को। If 2 things are having more density, if object is more denser than liquid, then it will displace water equal to its जितनी वो जगह घेर रहा। वॉल्यूम तो समझते हो ना, कि जितनी जगह घेर। 1 लीटर की बोतल लो, 1 लीटर की बोतल में एक बार मरकरी भर लो, मरकरी भरोगे 50 किलो आएगा, तो 50 किलो पानी हटा पाएगा? 1 लीटर पानी जो भी होगा वो 1000 ग्राम होता है, वजन उसका इतना, जगह ही। तो चाहे उसमें पानी भर लो, सोना भर लो, जिंक भर लो, मरकरी भर लो और सबको पानी में डालो, सभी भारी हैं, तो क्या सब 1 लीटर ही पानी हटाएंगे? सर सब पानी की, जो सुनो इस बात को, रेल नील की बोतलें इकट्ठी कर लो और सभी में ऐसी चीज भर लो, एक में कंकड़ पत्थर भी भर लो और एक में लोहा, सोना, जस्ता, तांबा, सब चीज भर लो, 10 तरीके के मेटल भर लो और पानी में डालो, क्या सब उतना ही हटाएंगे? अब फिर से सुनो और ये सेंटेंस पूरा करो। इफ object is denser than water, it will displace water equal to its, समझ आया? ये लिखने पहले अगले तो क्या बोला हर्षिता ने? If object is denser
बात नहीं करो। Then if object is denser than water, then density of water. Density समझते हो? आदित्य density of water. Yes, sir. Then beyond sentence पूरा करो। Then Then क्या होगा? it will displace water equal to Sir, then it will हाँ बोलो। so उधर आपने banking of water department और bank use करें। Displace water अभी ठीक कर देते हैं। Equal to किसके? volume. Its volume। हाँ बोलो सृष्टि कहाँ पे कर? If object is denser than water, Denser than density of water है। Denser than water सही है। Water ही कर। so then pH Denser than water लिख दे। अब सही है? Then लिखोगे ना, यदि वो जल से अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाला है तो अपने आयतन के बराबर द्रव्य को विस्थापित करेगा। If object is, समझ आई बात कि नहीं? फुलझड़ी ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। चलो। If object is lighter, यदि ऑब्जेक्ट क्या है बताओ? Less density, less denser than water, तो मयंक क्या करेगा? ये लेस डेंसिटी वाला है। अब ये क्या करेगा? Then it displays water equal to its mass. बस पूरी बात में इन्होंने आइंस्टीन के सिद्धांत को बिल्कुल सही प्रकार से समझा। यही आज के जमाने के दूसरे आइंस्टीन हैं। सो इफ ऑब्जेक्ट हैज लाइटर लिख सकते हो या लेस डेंसर देन किससे? वाटर। कृपा अगर ये लेस डेंसर देन वाटर है तो क्या करेगा? तो बताया गुणलक्षिता बोलो। इट विल वाटर किसके इक्वल करेगा? यहाँ पे दिखाया गया 2 ग्राम का था, 2 ही ग्राम हटाया बैलून में कि पूरा हटा देगा चारों तरफ से। इक्वल टू, कभी बैलून को रख के तो देखा होगा पानी में। इक्वल टू इट्स मास। चलो अब ये सेंटेंस करें। पहला सवाल पूरा हो गया। सर पहले में अगर उसने 200 ग्राम, हाँ बोलो। सर एक तो फ्लोट करेगा वो वाला सेम करेगा। बिल्कुल करेगा ये। ऐसा तो होगा ज्यादा नहीं। ये देखो पहले तुमने क्या देखा? Amount वो of कौन सा था? प्लास्टिक था। प्लास्टिक हल्की होती है Yes, sir. तो जितना उसका वेट है उतना ही तो उसने पानी हटाया होगा, Yes, sir. क्योंकि उतना एफबी लगा होगा इसमें। तो प्लास्टिक का कोई ये है प्लास्टिक, तो मैं दूसरे केस में क्या करूं बताओ? क्या पूछा जा रहा है? फाइंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। Force of तो buoyancy is एज equal to प्लास्टिक फ्लोट्स ऑन वाटर सो इट्स वेट इज इक्वल टू बियॉन्ड फोर्स। beyond force. उसका वेट किसके इक्वल होगा बोलो? बियॉन्ड Beyond फोर्स। force equal. कोई चीज फ्लोट कर रही है तो 2 फोर्स लग रहे हैं ना उसके ऊपर। फ्लोट क्यों कर रही है? इस सेंटेंस को बोलो, इसका क्या लिखें? एज सो भाई तुम ठीक नहीं बताते हो। एज पहली लाइन तो ठीक बताई, दूसरी नहीं होता है। प्लास्टिक इज लाइटर देन वाटर so it will float under balanced force। किसके अंडर में? बैलेंस्ड फोर्स। और वो कौन कौन से फोर्स हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे? Fb इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। देख लो मैंने प्लास्टिक बना दी है, इस पे 2 चीज लग रही हैं। एक नीचे क्या लग रही है बताओ? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऊपर क्या लग रही है? और ये किस में तैर रही है? पानी में। बोलो सही है? अच्छा Fb कितना आ चुका है? 1.96 न्यूटन। तो क्या यही इसका वेट होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का? अच्छा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पता हो तो क्या तुम मास भी निकाल सकते? Yes, sir. अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या बन रहा है बताओ? 0.2 kg. कि that is weight of object is equals to mass of object into g, w is equals to mg। ये कितना आ चुका है? अब
और मास तो हमें नहीं पता है, लेकिन जी कितना होता है, 9.8 मीटर तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 0.2 kg 0.2 सही है, 0.2 kg. सर ये 0.2 ही आएगा, फिर से दिखा देना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये डेसिमल हटाओ तो 196, ऊपर के 2 डेसिमल हटे तो, और नीचे का एक एक तो हटा ही लो, फिर एक बचेगा, उसकी जगह 0 बढ़ा दो, एक एक हटा लो, फिर एक फिर भी बच जाएगा ना, तो उस एक की जगह हटाओगे तो 0 बढ़ा, सही है। अब ये सोचो ये दोनों 7 से कट जाते हैं, वैसे तो 14 से भी कटेंगे, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56, इसको काटो, 7 1 अब किससे कटेगा बोलो, फिर से 7 से काटो, 7 4 और 7 20, अब कितना आया 1/5, 1/5 कितना होता है 0.2 kg। तो तुम्हें क्या ये बात सत्य साबित हुई जो सृष्टि ने थोड़ी देर पहले बोली थी कि सर अगर कोई चीज़ हल्की होगी तो मेरी बात सुन लीजिए सर, वो अपने मास के बराबर ही होता है, वही बात बोली थी कि नहीं सृष्टि, और वही निकला। उसने कितना पानी हटाया, जितना उसका मास था। बात समझ आ गई। जस्टिन यही 2 सेंटेंस बोलो, अगर ऑब्जेक्ट भारी है, इफ ऑब्जेक्ट इज हैवियर तो क्या करेगा, और लाइटर तो क्या करेगा। If object is heavier than the if object is heavier than the buoyancy force, then it will. बॉयंस फोर्स से नहीं हैवियर होगा, अगर हैवियर होगा तो वो वाटर से हैवियर होगा या वाटर से लाइटर। If the object is heavier than the mass of water. मास भी नहीं, हैवियर में डेंसिटी से चीजें निकाली जाती है, मास से नहीं। मास तो समुद्र भी है, तो पूरे समुद्र का मास लोगे कि नदी का, कि सिर्फ उसकी डेंसिटी लोगे, उसको क्या लेना देना, ये बहुत बड़ा समुद्र है, ये बहुत बड़ा वो है, उसको सिर्फ ये लेना है डेंसिटी से। इफ ऑब्जेक्ट इज हैवियर Then the water. हाँ, क्योंकि वाटर वो चीज अगर नदी में भी तैर रही तो समुद्र में भी तैरेगी, उसको क्या समुद्र के मास से लेना देना है कुछ। चल बताओ। If the object is heavier than the water, then it will displace the amount of water which is equal to its volume. सही है। And if the object is less Lighter. lighter than the water, then it will displace the amount of water which is equals to its to the mass of water. अच्छी बात। अब कुछ क्वेश्चन आपको करना है। चलो ओके, पहला क्वेश्चन, राइट डेंसिटी ऑफ वाटर, प्लास्टिक, आयरन एंड वुड। सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस, इफ ऑब्जेक्ट इज हैवियर than water, it will displace water equal to, if object is lighter than water, it will displace water equal to सेंटीमीटर क्यूब, और प्लास्टिक की 0.8 है। 0.8 सेंटीमीटर। तो वाटर की क्या है? 1 ग्राम। देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। पहले तो यूनिट समझो, ये पहले चैप्टर में बताया था। मास किस में होता है और ये किस में होता है, समझे इस बात को। डेंसिटी होती है ना मास अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट, पहले चैप्टर में बताया था कि नहीं। Yes sir. मास या तो केजी में उसे मीटर क्यूब में लिखो, अगर इसे ग्राम में लिखोगे तो इसे सेंटीमीटर क्यूब। तो तुम क्या लिखना चाहते हो, अगर तुम केजी में चाहते हो क्या, No sir. केजी में चाहते हो तो ये है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। और अगर तुम इसी डेंसिटी ऑफ वाटर को ग्राम में चाहते हो
एक तुमको 5.6 ग्राम की बताई, वो सोचो किसकी है, और Iron. एक तुमको 19.6 बताई, Gold. और एक 0.8 Plastic. ना। स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दूसरा क्वेश्चन है। स्टेट आर्किमिडीज, हाँ, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो तो क्यूब में होता है ना, Yes, sir. 3 साइड है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो वॉल्यूम होता है। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का क्या फार्मूला बना? वॉल्यूम किस में होगा? क्यूब में ही तो होगा। एरिया होगा तो स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम होगा तो क्यूब में। ऐसा छोटी क्लास में लिखा है ना तुमने कई बार। तो स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ओके। अच्छा देखो, fourth, there are two objects. One is standing on its base, जबकि इसका मास 5 kg है, और दूसरे केस में it is lied down, ये 40 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 kg का ही है। So in first and second case, find pressure in each case. सर मीटर में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं फिर डायरेक्टली? हाँ, डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। Now, why it is easier to carry a bag with wider straps? It is easier to carry a school bag with wider straps. कितने सवाल कर दिए? ठीक से करना, समझ में आया कि नहीं आया? बता दिए तो कुछ हो नहीं, पूछते हैं। फॉर्मूला कुछ नहीं, ये दिखा है ना, कहाँ है? यही दिखा होगा। सर 100 नहीं